विंबलडन की मार्गरेट एरिक हेमंड। श्री एरिक तथा श्रीमती नेल हेमंड लंदन में उपनगरीय क्षेत्र में स्थित विंबलडन में मिस मार्गरेट नोबल अर्थात भगिनी निवेदिता के कुछ घनिष्ठ मित्रों में थे। उन्हें अत्यंत निकट से मार्गरेट को देखने का सौभाग्य मिला था। निवेदिता के दिवंगत होने के लगभग 16 वर्षों बाद अंग्रेजी मासिक प्रबुद्ध भारत के 1927 ईस्वी पृष्ठ 555 से 558 में प्रकाशित निम्नलिखित संस्मरण उनके जीवन के कुछ अज्ञात पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। इसका हिंदी अनुवाद विवेक ज्योति के पूर्व संपादक स्वामी विदेहात्मानंद जी ने किया है। लगभग 25 वर्षों पूर्व बाद में भगिनी निवेदिता के रूप में परिचित होने वाली मिस मार्गरेट नोबल लंदन के उपनगरीय क्षेत्र में स्थित विंबलडन में बालिकाओं का एक स्कूल चलाया करती। उनमें शिक्षा देने तथा योग्य अध्यापकों को चुनने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने की एक उल्लेखनीय क्षमता विद्यमान थी। बौद्धिक ऊर्जा से परिपूर्ण उनका आकर्षक तथा सबल व्यक्तित्व आपादमस्तक प्राणवंतता को अभिव्यक्त करता था। वे छात्राओं में भी अपना उत्साह संचारित कर देती थी। साहित्य के प्रति अपने लगाव के चलते उन्होंने असंख्य ग्रंथों को पढ़ डाला था और लेखकों के मनोभाव ग्रहण करने में उन्हें जरा भी समय नहीं लगता था। उनकी वाणी में संगीत और उच्चारण में सम्मोहन था। प्रत्येक शब्द को उसका यथा योग्य सम्मान प्रदान करने के लिए वे इतनी दृढ़ प्रतिज्ञ थीं कि उनके द्वारा प्रशिक्षित विद्वानों को आज भी उन लोगों की उच्चारण की स्पष्टता के द्वारा पहचाना जा सकता है। 1890 ईस्वी में उस समय उनके साहित्य प्रेम को और भी बल मिला जब उन्होंने अपने सहभागी लोगों को एकत्र किया और आपस में मिलकर विंबलडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की, जो दुर्भाग्यवश अब अपनी अंतिम सांसें ले चुकी है। उनका मौलिकता से लगाव था और प्रचलित रीति रिवाजों पर वे मुस्कुराती थी। उनकी छात्राओं के संरक्षक उनके इस दृष्टिकोण से व्यथित हो जाते थे। उदाहरणार्थ, एक बार जब उन्होंने अपने बैठक खाने के अलाव निकट की एक ताक पर एक कांसे की बुद्ध मूर्ति रखने की जिद की थी, तो ऐसा ही हुआ था। उन्हें तर्क वितर्क तथा वाद विवाद में आनंद आता था। उन्हें ऐसा वाद विवाद जरा भी पसंद नहीं आता जिसमें वक्तागण गरम और उत्तेजित ना हो जाएं। ऐसे अवसरों पर वे बीच बीच में योद्धाओं को उत्तेजित करने के उद्देश्य से कोई चुटीली उक्ति जोड़ दिया करती थी। वाक्योद्ध जितना ही उग्र होता, उन्हें उतना ही आनंद आता। वे वॉल्ट हिटमैन, इमर्सन तथा थोरो की प्रशंसक थी और इनमें से अंतिम दो के साहित्य में बड़ी आंतरिकता के साथ ऐसा कोई भी अंश उद्धृत किया करती थी जो प्राच्य दर्शन का अनुमोदन करता। बुद्ध तथा उनके उपदेशों के प्रति उनकी महान श्रद्धा थी। इस प्रकार ईसाई धर्म की सामान्य प्रस्तुति से उनका सारा आकर्षण जा चुका था और जब स्वामी विवेकानंद लंदन में आए तो जैसे एक वीणा एक संगीतज्ञ के स्पर्श से ध्वनित हो उठती है, वैसे ही मार्गरेट उनके आह्वान से स्पंदित हो उठी थी। उन्होंने अपने सिसेम क्लब में मिस मुलर के घर विंबलडन में और लंदन तथा उसके आसपास के अनेक धर्म दर्शन से जुड़े केंद्रों में स्वामी जी के व्याख्यान सुने। मार्गरेट सभी स्थानों में गईं और इस युग के पैगंबर के रूप में उनका अभिवादन किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर स्वामी जी के व्याख्यानों के आयोजन में सहायता की, जिनमें एक था ब्लूम्सबेरी स्क्वायर में सर रिचार्ड स्टेपली द्वारा स्थापित क्रिस्टो थियोसॉफिकल सोसाइटी
जहां बाद में स्वामी अभेदानंद का पहला अंग्रेजी व्याख्यान हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री E.T. स्टर्डी की लक्ष्य निष्ठा एवं आर्थिक सहायता और मार्गरेट के प्रभाव तथा उनकी संक्रामक श्रद्धा ने मिलकर स्वामी जी के लंदन के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान किया था। वे क्रमशः वेदांत के भावों में डूब गईं और उन्होंने अपनी सारी वाग्मिता को उससे संबंधित कार्य में नियोजित कर दिया। एक बार स्वामी जी के जाल में पड़ जाने के बाद वे निरंतर उन्हीं के विषय में चर्चा करती रहती। वे हर किसी से पूछती, क्या तुमने स्वामी जी को देखा और सुना है? यदि नहीं तो तुम्हें अवश्य ही उन्हें देखना और सुनना चाहिए। उनके जैसा, उनकी बराबरी का दूसरा कोई भी नहीं। वे वाग्वेग तथा अध्यवसाय तथा स्वाभिमान से परिपूर्ण थी। वे अपने मित्रों, परिचितों और यहाँ तक कि अपरिचितों तक को यह विश्वास दिलाकर कि वे सत्य के सूर्य हैं, इन भारत माता के सुपुत्र की ओर खींच लाती। उन्होंने अपने पूरे हृदय की निष्ठा के साथ स्वामी जी के संदेश को स्वीकार किया था। वैसे यह भी सत्य है कि जब मार्गरेट के लिए भारत जाकर वहीं के लिए अपना संपूर्ण जीवन तथा क्षमताओं को समर्पित करने के लिए निर्णय लेने का समय आया, तब उनके मन में एक अत्यंत स्वाभाविक हिचकिचाहट का भाव आया था। वर्तमान लेखक के साथ वे बहुधा इस प्रस्ताव के पक्ष तथा विपक्ष की युक्तियों पर चर्चा किया करती थीं। यदि वे वह उद्देश्य लेकर भारत गईं तो उन्हें अपनी वृद्ध हो रही माता की देखभाल का भार दूसरों के भरोसे छोड़कर जाना होगा। उन्हें अपनी उन सारी अभिरुचियों को भी त्याग देना होगा जिनके लिए लंदन उन पर आशा लगाए हुए था और जिनके लिए वे विशेष रूप से उपयुक्त थी। सर्वोपरि उन्हें अपने अधिकांश ईसाई मित्रों तथा संबंधियों द्वारा अपने उद्देश्य की भ्रांत एवं कटु व्याख्या और शंका तथा असहमति को भी सहन करना पड़ता। दूसरी ओर उन्हें लगता कि बिगुल की ध्वनि के साथ बुलावा उनके पास आ चुका है। वह घंटों और दिन पर दिन उनके कानों में प्रतिध्वनित होती रहती। आखिरकार उन्होंने कठोर आध्यात्मिक संघर्ष के बाद इस अपरिहार्य त्याग को अंगीकार किया और मुहावरे की भाषा में कहें तो अपनी नावों को जला दिया। इसलिए जला दिया कि उन्हें विश्वास था कि चाहे जो भी हो, वे अपने पुराने घर में, पुरानी जीवन धारा में, पुराने घनिष्ठ मित्रों में कदापि नहीं लौट सकती। जिस कार्य के लिए वे अपना जीवन देने जा रही हैं, भले ही उससे संक्षिप्त अवकाश लेकर सामयिक रूप से वैसा करना संभव हो सके। स्वामी जी का हृदय भी अपनी इन निष्ठावान अनुगामिनी के प्रति आकुल था, परंतु वे भी इस विषय में अपनी जिम्मेदारी से भली भांति अवगत थे। उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ सभी संभव तर्कों का उपयोग करके उन्हें अपना शिष्यत्व ग्रहण करने, अपनी कार्यधारा में जीवन देने और इसके फल स्वरूप कठिनाइयां झेलने से विरत करने का प्रयास किया। उन्होंने जोर देते हुए बताया कि किस प्रकार अनेक लोग उनके तथा उनके संगी सन्यासियों के साथ उनके संसर्ग के उल्टे सीधे अर्थ लगाएंगे और अपने कटु शब्दों तथा कार्यों के द्वारा उन्हें व्यक्त भी करेंगे। अब हम एक महत्वपूर्ण तथ्य के सम्मुखीन होते हैं। मार्गरेट नोबल नारियों में एक नारी थी। उनका स्वभाव, उनकी सहानुभूति, उनका व्यक्तित्व सब कुछ महिलाओं को ही आकृष्ट करता था। सभी आयु वर्ग की, चाहे वे बच्चियां हों या वयस्क अथवा प्रौढ़, सभी उनकी प्रशंसक थीं और उनका चिंतन करती थीं, जबकि दूसरी ओर पुरुष शायद ही कभी उनके प्रति ऐसे आकर्षण का अनुभव करते। आत्मा की कोई सूक्ष्म प्रतिभा ही पुरुष को उनसे दूर रखती थी। ऐसा लगता था मानो वे वस्तुतः अपने इस गुण का आनंद लेती थीं
और अपनी तीक्ष्ण समालोचना के द्वारा उन पर प्रहार करके आघात पहुंचाकर उन्हें यह धारणा करा देती थी कि उनकी मानसिक चेतना में किसी भी पुरुष की अपेक्षा नारी को एक उच्चतर स्थान प्राप्त था। इस प्रकार आनंद पूर्वक और स्पष्ट रूप से समझा जा सकता था कि स्वामी जी के प्रति उनकी निष्ठा किसी भी दृष्टि से उनके पौरुष के द्वारा अनुप्रेरित नहीं थी, बल्कि यह आकर्षण उनके भीतर निहित भाव का था, भारत के प्राचीन तथा चिरंतन भाव का, और उस भाव का जो शताब्दियों के परिवर्तनशील राजवंशों तथा साम्राज्यों के बीच भी जीवित रहा है। वह भाव जो अपने अमोघ विश्वास को पकड़े रहा, जो एक है यद्यपि लोग उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। यह वह तत्व था जिसने मार्गरेट नोबेल पर अधिकार जताया और उन्होंने भी जिसे दृढ़ता पूर्वक जकड़ लिया। सुप्रसिद्ध वायलिन वादक की विधवा श्रीमती ऑली बुल तथा मिस मैक्लाउड की सहायता और सर जेसी बोस की मित्रता के साथ उन्होंने हिंदुस्तान की ओर प्रस्थान किया। साहस के आकर्षण ने उन्हें आने का संकेत दिया था और अदम्य साहस ने उन्हें जीवंत बनाए रखा। उनके भारतीय कार्य के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है और भविष्य में भी काफी कुछ लिखा जाएगा। कुछ काल पर्यवेक्षण के बाद उन्हें दीक्षा मिली। विश्व के प्रति भारत के आध्यात्मिक संदेश में जिनके विश्वास ने सर्वोच्च आकर्षण उत्पन्न किया था, उन ऐतिहासिक लोगों के बीच भगिनी निवेदिता के रूप में मार्गरेट नोबेल ने एक उल्लेखनीय व्यक्ति के रूप में अपना स्थान अर्जित किया। उनकी भारत यात्रा के समय उनके चित्र में हम उन्हें एक युवा परंतु भूरे नीले रंग की आंखों वाली, सुनहरे भूरे केशों वाली, स्पष्ट नाक नक्श से युक्त चेहरे तथा उज्जवल वर्णों वाली एक ऐसी विशिष्ट नारी को देखते हैं जिनकी मुस्कान अनुग्रह तथा आकर्षण से परिपूर्ण थी, जो मध्यम ऊंचाई की थी, जिनकी हर पेशी तथा गतिविधि में सजगता थी, जो उत्सुक, उद्यमी तथा अदम्य थी, जिनके पूर्वज आयरिश थे और वे इस पर गर्व का अनुभव करती थीं। वे उदार, भावुक, उत्साही थीं और उनमें आकर्षण तथा प्रत्युत्पन्न वाक शक्ति तथा केल्टिक लोगों के आकर्षण का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन था। सब कुछ वे एमरल्ड द्वीप से इंग्लैंड होते हुए भारत ले आई, जो उनकी नवगृहित मातृभूमि थी।